बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। ऐसा आपको लगता होगा या ऐसा आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। ये चीज मैंने खुद पर्सनली फील करी है, ऑब्जर्व करी है। जब मैं पढ़ाता था और 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट लेता था बच्चों का, तो मैंने नोट किया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करते थे। सर ये भी कर लिया, सर मैंने वो भी कर लिया, सर मैंने वो बुक पूरी लगा ली, लेकिन उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता था। मुझे उनकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ नहीं दिखती थी। और वहीं पे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको, क्योंकि मेरी आदत, जैसे मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज, ऐसे ही मैं जब मैं पढ़ाता था मैं वहां पे भी करता था, क्योंकि मेरी ये हैबिट है। अब ये वहां से यूट्यूब पे ट्रांसफर हो गई है बस, और उसमें कुछ भी नया नहीं है। जो बच्चे उस तरीके से पढ़ते थे, मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते थे, वो कम पेपर सॉल्व करके भी अच्छा रिजल्ट लेके आ जाते थे। और यही सीक्रेट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे कम सैंपल पेपर को सॉल्व करके भी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ज्यादा अच्छी परसेंटेज लेके आ सकते हो, एंड दैट टू विद स्पीड एंड एक्यूरेसी बाय यूजिंग न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज। क्योंकि मेरा मानना है जिसने अपने दिमाग की फंक्शनिंग को, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को, अपने साइनेप्टिक कनेक्शंस को, अपने कॉग्निटिव थिंकिंग वाले एरिया को समझ लिया कि उसका दिमाग कैसे काम कर सकता है, तो वो दुनिया में कुछ भी पढ़ सकता है और किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकता है। जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ये क्लास 10th और 12th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। अगर आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स की लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली फॉर दोज जिनको लगता है कि हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, या हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या हमें जितना आता है हम बार बार भूल रहे हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम्स पास में है, तो प्लीज जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका 50% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है, वक्त बर्बाद मत करिए। पहले मैं अपना सिलेबस करूंगी, उसके बाद सैंपल पेपर करूंगी। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि अभी हम ना रेडी नहीं है ना, हम रेडी नहीं है, हम तैयार नहीं है, हमें तो सिलेबस ही नहीं आता, मैं सैंपल पेपर कब करूंगा, मैं क्यों करूंगा। इसी चक्कर में ट्यूशन में छुट्टी मारते हैं, टेस्ट नहीं देते, क्लास बंक करते हैं, प्री बोर्ड्स देने नहीं जाते, या डरते हैं, बहाना मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारी तैयारी नहीं है। भाई देखो, जब लग रहे हैं तो अच्छे से लगवाओ अपने, लेकिन जा करके बैठो, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि शायद मैं पढ़ सकता था, शायद मैं पढ़ सकती थी। अगर मैं थोड़ा सा और तैयारी कर लेती तो एटलीस्ट मेरे पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते, जिनको फेल होने का डर है, या एटलीस्ट मेरे 40 अबव 50 अबव तो आ ही जाते। हल्का सा कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। तो प्लीज छुट्टी मत करो। मेक श्योर कि अगर आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट है तो प्लीज सैंपल क्वेश्चन पेपर्स देने स्टार्ट कर दो। पूरे सैंपल पेपर्स मत दो, बट सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज तो देना स्टार्ट करो, ताकि आप एक साइड अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहो और दूसरी साइड पे आप बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न को भी समझ सको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम एक टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते ही चले जाते हैं, साला हमको ये नहीं समझ में आता कि जितना हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के लिए उतनी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए। जिस केमिकल इक्वेशन का हम इतना रट्टा मार रहे हैं, वो तो 10 साल में एक बार आई है, या पिछले 5 सालों में आई नहीं, तो मतलब उसके चांसेस बहुत कम है। जिस तरीके से मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं, जिस तरीके से मैं बायोलॉजी के इस डायग्राम को याद कर रहा हूं, उस तरीके से तो कभी पूछा ही नहीं गया, उस तरीके से तो आता ही नहीं है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट को पढ़ना, रट्टा लगाना, याद करना एक अलग चीज होती है, और बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को समझ करके उसके हिसाब से तैयारी करना एक अलग बात होती है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। जब आप लोग एसक्यूपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, नए क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दोगे अच्छे लेवल के, तो आप एक सबसे बड़ी गलती करोगे कि आप स्पीड पे फोकस करोगे। मत करना, बहुत बुरी तरीके से पेले जाओगे। इनिशियली डोंट वर्क ऑन स्पीड। अपने न्यूरल कनेक्शंस को, साइनेप्टिक कनेक्शंस को बनाना शुरू करो। जब आप नए तरह के सवाल उठाते हो तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 2-3 सवाल पकड़े, आपको वो बहुत अच्छे लगे, आप उसे सॉल्व कर रहे हो, आपको मजा आ गया, एक फीलिंग आ जाती है कि यार मजा आ गया। अगला क्वेश्चन गलत, तुरंत अगले क्वेश्चन पे मत जाओ, रुक जाओ, ठहरो। जो छोटे मोटे टिड्डे पिड्डे से सवाल होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो बढ़िया सवाल है, मतलब सेक्शन सी का, सेक्शन बी का बढ़िया सवाल है, या एमसीक्यू देखने में लगते हैं 1 नंबर के हैं, वो 1 नंबर के होते नहीं है भाई, बहुत तगड़े होते हैं, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपने देखा कि यार ये बहुत बढ़िया सवाल था, आपने उसको सॉल्व करा, वेट करो, तुरंत स्विच मत करो अगले क्वेश्चन पे, वेट करो, होल्ड इट, और एक गेज दो। गेज मतलब एक हल्का लुक दो अपने सॉल्यूशन के ऊपर, और जो भी आपने सॉल्व करा है उसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा अपनी मेमोरी के अंदर रिप्ले करो। कैसे सॉल्व किया, क्या सवाल था, क्या पूछा था, कौन सा फॉर्मूला लगाए। ये जनरल फॉर्मूला यहां पे नहीं लगा, इस फॉर्मूले के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। तो ये तीसरा वाला जो इसका फॉर्म है वो मैंने यूज किया है। क्यों किया? इस वजह से किया क्योंकि इसके अंदर ये 2 वैल्यूज नहीं दी हुई थी, तो जब ये नहीं होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
इसलिए मैंने ये लगाया। उसके बाद मैंने अगले स्टेप पे 1000 से डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्यों ले ली। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि अच्छा मैंने कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को लगता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो ना घर के अंदर बैठ के, तुमसे घटिया स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता। और ये हर अच्छा टीचर आपको बोलेगा कि भाई कैलकुलेटर यूज़ मत करो। तब करो जब आप बार बार हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हो मैन्युअली और आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके दिमाग के पैटर्न्स नहीं बनते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे पेपर में तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो गया, अभी तो फ़ोन है, फ़ोन का यूज़ करेंगे। नहीं भाई, पेपर में तुम्हारे एल लगेंगे अच्छे वाले, क्योंकि तुम्हारे हाथ की स्पीड उतनी तेज नहीं होगी कैलकुलेशन के अंदर, समझ रहे हो। कॉग्निटिव एरिया और जो मोटर एरिया होते हैं, मोटर एरिया मतलब हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, उसका जब तक कनेक्शन नहीं बैठेगा तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी। कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, समझो इस बात को, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप बस बैठ करके उस क्वेश्चन को निहारो। जैसे आप किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसको निहारते ही रहते हो, उसको नोट करते हैं ना, उसने कौन से नेल पॉलिश लगाई है, उसने कौन से ईयरिंग्स डाले हैं, कौन से कलर के हैं, आज वो बाल चुटिया बना के आई है, आज उसने अपने बाल खोले हुए हैं, देखा आज इसने कंडीशनर किया। इतने गहराई से जैसे नोटिस करते हो ना अपनी प्रेमिका को, ऐसे ही उस क्वेश्चन को, उसके सोल्यूशन को नोटिस करो, ठीक है ना। उसको जब आप नोट करोगे, यार मेरा दिमाग अभी भी उस लड़की वाली बात पे जा रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ। खैर, तो जब आप उस सोल्यूशन को जब आप देखोगे, उसको रिप्ले करोगे, तो रिप्ले करने से क्या होता है, वो न्यूरॉन्स बहुत जल्दी एक्टिवेशन में आ जाते हैं। इसको मैं अभी ढंग से समझाऊंगा। तो जितने अच्छे से आपका साइनेप्टिक कनेक्शन बनेगा, जितने अच्छे से आपके न्यूरल कनेक्शंस की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो ताकतवर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, उतना अच्छे से अगली बार अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना कम पड़ेगा। समझ रहे हो, सोचना कम पड़ेगा का क्या मतलब होता है, स्पीड इवेंचुअली आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में जल्दबाजी मत करो, सॉल्व करो बहुत आराम से और तुरंत अगले क्वेश्चन पे मत जाओ। उस क्वेश्चन को ठहरो, उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करो, उस क्वेश्चन को अपने अंदर उतारने की कोशिश करो और अपने आप से पूछते रहो, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। अच्छा ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। गहरी सांस लो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, मान लो आपने 10 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे अच्छे, वैसे तो आप बहुत सारे सॉल्व करोगे एक दिन में, लेकिन आपको लगता है कि यार ये 10 क्वेश्चन आज ना इसने मेरे दिमाग का सर्किट उड़ा दिया भाई। उन 10 क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर लो, मतलब उसके ऊपर ठप्पा लगा दो, सरकारी सील वाला जो होता है, और उसको रात को जस्ट सोने से पहले उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो प्लीज। अब 10 क्वेश्चंस को रात को सोने से पहले कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद थोड़ी देर फोन चला लिया, कुछ खा लिया पी लिया, फिर सो गए दूध पी के, नहीं। जो करना है, जो भी करना है, फोन चलाना है, खाना है, पीना है, कुछ भी आपको करना है वो सब कुछ कर लो भाई। इट हैज टू बी लाइक आप बेड पे बैठे हो अपने कंबल के अंदर रजाई में, आपके पास कॉपी है, आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करा, सॉल्व करते कॉपी बंद, लाइट बंद, सो गए, बिल्कुल ऐसे वाला। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने रिवीजन करने के बाद बीच में एक स्पेस क्रिएट किया और आपने उसके अंदर कोई और ऐसी एक्टिविटी घुसेड़ दी जिससे आपका टाइम पास कर रहे हो, आप फोन चला रहे हो, तो होगा क्या, जो भी आपने रिकॉल किया है ना वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ के हटते हो तो बैकग्राउंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसी चीज़ को बहुत फास्टर स्पीड से चलाते हैं। तो प्लीज़ अपने दिमाग के साथ बकचोदी मत करो, तुरंत सॉल्व करके तुरंत सो जाओ। ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेरा इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि बहुत मेहनत से पढ़ाई होती है। नहीं, स्ट्रैटेजी से पढ़ाई होती है, मेहनत से पढ़ाई नहीं होती है। अभी तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा और पहले भी बहुत बना चुका हूँ, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो सॉल्व करके सो जाना है, बस सो जाओ। उससे होगा क्या, अब आप सो गए, आपने अपने दिमाग को उस 10 क्वेश्चन की रिवीजन के बाद कुछ भी फीड नहीं किया, उसके पास वही बचा है। अब वो उसको रिकॉल करेगा, रिप्ले करेगा, खुद ही उसके साथ खेलेगा, साइनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग होंगे और आप उसको बोर्ड एग्जाम्स तक तो एटलीस्ट याद कर पाओगे। उस कॉन्सेप्ट को, उस स्ट्रैटेजी को जो आपने उस क्वेश्चन में लगाई थी, वो और अच्छे से आपको याद आएंगे। यानी कि अब इसको मैं अगर न्यूरो साइंटिफिक टर्म में इसको मैं बात करूं तो कहते हैं न्यूरल एक्टिवेशन। इसका मतलब एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन आपने लगाया, उस सर्टेन टाइप के न्यूरॉन्स के कनेक्शन आपके दिमाग में बन गए। तो जैसे ही वो क्वेश्चन या वो कंसेप्ट आपके सामने आएगा ना, तो होता क्या है, 90% बच्चे जब उस क्वेश्चन को दोबारा भूल गई मैं क्या था, क्यों, क्योंकि आपने अच्छे से पहले स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, आपने काम नहीं किया। तो वो जो न्यूरॉन का कनेक्शन है, जो बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस बने थे, वो बने हुए तो हैं, लेकिन क्योंकि आपने उसको इतनी बार एक्टिवेट नहीं किया, तो दिमाग क्या करता है, जो फालतू के न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपने पिछले 6 महीने में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में एक्टिवेशन नहीं दिया आपने उनको, तो आपका हिप्पोकैम्पस क्या करता है, उसको वीक कर देता है
कि इसकी एक्टिवेशन नहीं है, इसको पीछे, जैसे दुकान वाले क्या करते हैं, जो माल नहीं बिकता उसको फिर पीछे से खरीदते भी नहीं है ना। कस्टमर आके बोलता है भैया ये सामान दे दो, वो बोलता है भाई ये वाली तो ब्रेड बिकती नहीं है, ये वाला तो हम 50 रुपए वाला पैकेट मंगाते ही नहीं क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं, सब 10-10 वाला लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हिप्पोकैम्पस यही करता है। आप बोलोगे अपने दिमाग को भाई मुझे वो वाला आंसर बताना, दिमाग बोलेगा लुल, कुछ नहीं है भाई, वो सब तो वीक पड़ा है, मैं चाह के भी उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक्टिवेशन इतनी बार हुई ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, 7 का टेबल, 6 का टेबल, इतनी बार एक्टिवेट कर रखा है आपने यार, 6 6 36, 7 7 49, एकदम से तुरंत आता है, सोचना भी नहीं पड़ता। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो बैठ के ये बोले 8 3 24, कोई है ऐसा? नहीं, 8 3 24 खट से सामने आता है। क्यों? क्योंकि आपने ना जाने कितनी बार 8 3 24 अपने अलग अलग कामों में इस्तेमाल करा होगा, चाहे पढ़ाई में, चाहे नॉर्मल डेली लाइफ की कैलकुलेशन में। तो इसीलिए वो वाला न्यूरॉन बार बार, वो वाला न्यूरल सर्किट बार बार एक्टिवेट हुआ है। तो जिसको जितनी बार एक्टिवेट करोगे, हिप्पोकैम्पस को लगेगा भाई ये प्रायोरिटी पे है, इसको सबसे आगे रखो क्योंकि ये इंसान बार बार इसको यूज करता है, इसको बार बार इस डेटा की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? और फिर उसके बाद आप 2-3 दिन के गैप में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा आप क्वेश्चन को देखोगे और आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोरिंग लगेगा कि यार मैं इसको इतनी बार कर चुका हूं, मुझे पता है मैंने हर स्टेप में क्या किया था और क्यों किया था। जब तक वो सिचुएशन ना आ जाए तब तक करते रहो। अब ये हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कुछ बच्चों को 2 बारी में आ जाता है, कुछ बच्चों को 3-4 बारी में भी नहीं आता। और वो इसका बेसिस सिर्फ इतना ही है भाई कि बचपन से उनके घर का माहौल कैसा है, उन्होंने कहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, पेरेंट्स ने कितना फोकस किया है अपने बच्चे की पढ़ाई पे, किस जगह पढ़ाया था, कैसा टीचर था, उस टीचर ने बचपन में उस बच्चे को एलसीएम लेना कैसे सिखाया है। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, पता है, क्योंकि बचपन से ही आपके हिप्पोकैम्पस के न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं। मैं तो सीधा सीधा मानता हूँ भाई, हर बच्चा जब पैदा होता है उसके पास दिमाग होता है, उसकी ग्रोथ होती है। अगर मैं कोई ऐसी डिजीज़ की या कोई ऐसी जो पैदाइशी बीमारी होती है, अगर मैं उन सबको साइड में हटाऊं तो 99% जो जनता बाकी बच जाती है वो सारी की सारी एकदम नॉर्मल है। वो जो बच्चे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सबके पास दिमाग होता है, सबके पास न्यूरोप्लास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है कि सब अपने न्यूरॉन्स को अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका माहौल कैसा है, उसने कितनी बार पढ़ाई करी है, उसने जैसे पढ़ाई करी है किस तरीके से करी है, कौन पढ़ाने वाला है। इसीलिए आप देखना कि आज की डेट में आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट में बार बार दिक्कत आती है जिन कंसेप्ट में बाकी बच्चे एकदम तुर्रम खा हो जाते हैं फटाफट से। और वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि आपका उसका पुराना जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आप नहीं बना पाए बचपन में या पुरानी क्लासेस में, वो रह गया अधूरा। क्योंकि ये मैंने खुद भी जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल में था, मैंने ये फील किया है। और इसी से कनेक्टेड अगली बात समझो, आप क्या करते हो, कभी कभी सबकॉन्शियसली कुछ टॉपिक्स को, कुछ क्वेश्चंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। आप ये जानबूझ के नहीं करते हो, मैं बताता हूँ कैसे। आपने कोई क्वेश्चन उठाया मैथ्स का या फिजिक्स का या कोई टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल की बात नहीं कर रहा, थ्योरी में तो क्या आपको याद करना है, कोई बच्चे चल चल के याद करते हैं, कोई बोल बोल के, कोई लिख लिख के। मैं सजेस्ट करूंगा लिख लिख के याद करो, ठीक है। तो अगर आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके पास में, अकाउंट्स का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप देखना कहीं ना अंदर से आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि यार ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये टॉपिक नहीं करना है। आप जानबूझ के कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते हो, बट अंदर आपको पता चल जाता है। जैसे ही आप वो क्वेश्चन, मनहूस क्वेश्चन देखते हो, आप उससे कहीं ना कहीं अंदर अवॉइड करने की कोशिश करते हो। ऐसा इसीलिए नहीं है कि आप वीक हो, ऐसा इसीलिए नहीं है कि आप में दम नहीं है या आप पढ़ने लायक नहीं हो या पढ़ाई के लायक नहीं हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके हिप्पोकैम्पस के अंदर डेटा ही नहीं है। और अगर डेटा है भी, अगर आपने उसको कभी 1-2 बार पढ़ा भी है, सिर्फ क्लास जिस दिन हुई थी पहली बार मज़ा आया, नोट्स बनाए, उसके बाद आपने कभी उसको उठाया ही नहीं, तो उससे हुआ क्या, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उस डेटा से रिलेटेड जो न्यूरल कनेक्शन बना था उसकी एक्टिवेशन नहीं हो पाई, तो वो वीक हो गया। हिप्पोकैम्पस ने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। अब जब आप पढ़ने बैठते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट नहीं होता। आप कभी भी नोट कर लेना, जो कॉन्सेप्ट आपको सबसे अच्छा आता है ना, आपको उसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? कुछ बच्चों का सर्कल चैप्टर बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चों का इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चों का डेबिट क्रेडिट में उनको इतना मजा आता है, अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाने में उनको इतना मजा आता है, वो महारत हासिल होती है उनको उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उनको मजा इसलिए आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने इतनी बार उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करा है। और जब भी वो अपने मन से, क्या बोल रहा हूं मैं,
हाँ, जब भी वो अपने मन से कमांड देते हैं अपने दिमाग को कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए, वो फटाफट से निकाल के देता है, इसलिए आपको मजा आता है कि हाँ आ गया। तो जैसे वो फीलिंग आती है ना, हाँ आ गया, इसलिए आपको और ज्यादा उन्हीं टॉपिक्स को सॉल्व करने में मजा आता है। और आप उन टॉपिक्स को हमेशा अवॉइड करते हो जिसमें आपको लगता है कि यार ये मुझे आता नहीं है, या इसको मजा इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने में मजा नहीं है। पाई की वैल्यू 3.17 रखनी है, ओहो यार इसको हटाओ। नहीं, आपने कभी अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा होगा तो आपको पता होगा कि जब पाई की वैल्यू 3.17 रखने के लिए बोलता है वो क्वेश्चन, तो उसके अंदर कैलकुलेशंस ही ऐसी होती हैं कि जो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में होता है वो 3.17 का ही मल्टीपल होता है। डेसिमल हटा के 317 से 317 कट जाता है। लेकिन आपकी फट गई, पाई की वैल्यू 3.17 रखनी है, बिल्कुल भी नहीं। अरे यार √2 को तो 1.414 रखना पड़ेगा, शिट। अरे रख के तो देखो, पता तो चलेगा, समझ रहे हो, बारीकी को समझ रहे हो। एक मेन फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन आलसी तुम लोग इतने हो कि उस फॉर्मूले के जो अलग अलग रूप होते हैं आप उसको याद नहीं करते, उसको रिकॉल नहीं करते बार बार, इसीलिए उसका न्यूरल एक्टिवेशन नहीं हो पाता। इसीलिए आपको लगता है इसे हटाओ, और आप ये जान के नहीं करते, ये सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप अवॉइड करते हो। ये करना बंद कर दो। मैंने क्या कहा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपके दिमाग में उस चीज़ से रिलेटेड न्यूरल पैटर्न्स तैयार नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो वीक हो चुके हैं। आपके हिप्पोकैम्पस ने, आपके दिमाग ने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। वो प्रायोरिटी पे कैसे आता है? बार बार रिकॉल करने से, बार बार बैठ के पढ़ने से। और वो कैसे होगा? जब बैठ के पढ़ोगे। अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, फ्लो स्टेट में नहीं जा पा रहे हो, फोकस स्टेट में नहीं जा पा रहे हो, उसके लिए भी मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट जिसने देख ली, किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारा फोकस तोड़ दे। जितने बच्चे 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, क्रैकन खरीद लो, नहीं खरीदा है तो, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसी तरह की सारी न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रेटेजीज शेयर करी है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरो साइंस ऑब्वियसली, एंड मेरे खुद के पढ़ाने का 5-6 साल का एक्सपीरियंस मैंने उसके अंदर सारा डाला है। प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करना है, डिमोटिवेट होते हैं तो क्या करना है, इंटेंस प्रेशर के अंदर कोई क्वेश्चन क्लिक नहीं होता तो वो कैसे क्लिक होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, अपने दिमाग के अंदर डेटा को कैसे फीड किया जाता है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सको, एटलीस्ट अपने एग्जाम वाले दिन तक। और भी बहुत सारी चीजें मैंने उसके अंदर शेयर करी हैं जिसकी मदद से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 4 चांद लगा सकते हो। चाहे आपका सिलेबस कम है, चाहे आपका सिलेबस हो चुका है, आप प्लीज उस कोर्स को यूज कर सकते हैं। कोर्स को खरीदने से पहले प्लीज एक बार रिव्यू जाके देख लेना वेबसाइट पे। मैं नहीं चाहता आप लोगों का पैसा वेस्ट हो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप एक बार देख लो कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोगों को कोर्स कैसा अच्छा लगा है। इस न्यू ईयर पे 600 से ज्यादा बच्चे क्रॉस हो चुके हैं वेबसाइट के ऊपर, जो एनरोल हो चुके हैं इस कोर्स के लिए। 3.5 घंटे से ज्यादा का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर है और वीडियो फॉर्मेट के अंदर है। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है, प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम मत बताना, आप मेल करना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेगा, आपको मेल आईडी पे मिलेगा। मेल आईडी वेबसाइट के नीचे आपको मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम, कभी पेमेंट इशू आ जाता है कि आप पेमेंट कर देते हो, कोर्स एक्सेस नहीं हो पाता, आप मेल करना, आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपका कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। देखो, चाहो तो आप सब खरीद सकते हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आपको इस कोर्स का ढंग से यूज करना है तो वही बच्चे लेना जिनकी जेई की, नीट की या सीयूईटी की या जो भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पे भी ध्यान दिया है, जिनको लगता है कि यार शायद हम ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, हमारी इतनी तैयारी है। ठीक है, स्पेशली ये कोर्स उनके लिए बहुत अच्छे से यूज में आएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी लगानी है, सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बताया तो मैंने सब कुछ है। 1 साल के लिए कैसे पूरा तैयार करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक ला सकते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार और बारीक चीज, यूज टाइमर मेथड। अब जो बच्चे पहली वाली वीडियो 45 डेज वाली देख चुके हैं, वो वाला टाइमर मेथड नहीं है ये, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। जब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए या एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और उस कंसेप्ट के ऊपर आप काफी क्वेश्चंस लगा चुके हो, अब आप ये करो कि एक टाइमर सेट करो अपनी सेंसिबिलिटी के हिसाब से कि मैं इस क्वेश्चन को, मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ लिया और मैंने इसके कुछ 10-12 क्वेश्चंस लगा लिए। अब कोई नया क्वेश्चन अगर आता है तो आप टाइमर सेट करो और ये देखो कि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, मुझे खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं एक्चुअली में एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं या बैठी हूं, तो अगर यही क्वेश्चन आ गया तो मुझे कितना टाइम लगेगा। पहले अपना मैक्सिमम टाइम रिकॉर्ड कर लो। अब ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, आपने अपना मैक्सिमम टाइम नोट कर लिया कि मेरा इतना मैक्सिमम टाइम है। लेट्स से आपने उस क्वेश्चन को 2 मिनट 17 सेकंड में सॉल्व कर लिया या 2 मिनट 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया, ये मैं
प्रो लेवल की बात कर रहा हूँ। एडवांस लेवल पे अगर आपको जाना है, आपको जल्दी सॉल्व करना है, चाहे वो एमसीक्यू है, चाहे वो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखना है पूरा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एमसीक्यू के ऊपर ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि सेक्शन बी सी डी ई जो जितने भी हैं वो तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन एमसीक्यू 20 आते हैं और आपके पास वहाँ पे एक सेट टाइम होता है। हर बच्चा अपना सेट टाइम रखता है कि मुझे इतनी देर में एमसीक्यू लगा लेने हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अपना रिकॉर्ड तोड़ो पहले, उसके बाद आप क्लास में किसी ऐसे बच्चे से पूछो कि भाई अगर तू, या उसको एक क्वेश्चन दे लो और कहो कि यार तू अपना टाइमर लगा के मुझे बता कि तूने इस क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व करा। मतलब उसको कह देना पहले कि सोच के देख कि तू एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है या बैठी है, ये नहीं कि घर में बैठी है और कोका कोला पी रही है, चाय पी रही है और आराम आराम से कर रही है, नहीं। उसी माहौल में अपने आप को फील कर और जितनी जल्दी हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बता कि तूने कितनी देर में किया। और किसी अरे गहरे के पास मत चला जाना, वो तो आधे घंटे में बैठ के करेगा। किसी ऐसे के पास जाना जो अच्छा पढ़ता है या पढ़ती है, जो क्लास के टॉपर है, उनसे जाकर के करवाओ। और अगर उन्होंने आपसे जल्दी कर लिया, उनका टाइम नोट करो और फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ो। ये मैं बहुत एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, जब आपको लगता है कि कंसेप्ट भी तगड़े हैं, एक्यूरेसी भी आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हमारा पेपर 3 घंटे में खत्म नहीं हो पा रहा है। हमारा पेपर हम रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको पता चल जाएगा जब आप 45 डेज वाली स्ट्रैटेजी देखोगे, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अगली सबसे बड़ी गलती, और ये ज्यादातर वो बच्चे करते हैं जो या तो बहुत ही उम्दा बच्चे होते हैं, मतलब एकदम क्रीम बच्चे होते हैं ना जो, या तो फिर बहुत ही सी टाइप के बच्चे होते हैं, बहुत ही गिरे हुए। देख लिया, हाँ हो गया, डायग्राम देख लिया, हाँ हो गया, यहाँ से निकल रही है तार, ये दिल यहाँ से धड़क रहा है, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स आ रही हैं, यहाँ से एक पाइप निकाल दूंगा, जैसे प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं। नहीं भाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके दिमाग के जो कॉग्निटिव एरियाज हैं और जो आपके मोटर एरियाज हैं उनके बीच में सिंक नहीं है तो आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी। आपके जो हाथ हैं, आप उनसे लिखते हो, आपके हाथों का मूवमेंट और आपके दिमाग के सोचने वाले जो एरियाज हैं उनके बीच में सिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आ गया, एक बच्चे को जिसने इतनी बार प्रैक्टिस कर रखी है उस डायग्राम की, उसको वो डायग्राम बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। खट 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 बनाएगा या बनाएगी, और वो भी बहुत सुंदर, अच्छे से उसको लेबल भी करेगा। लेकिन एक वही बच्चा, हाँ हो गया, डायग्राम देख लिया, हाँ डब्बा बनाना है, वो क्या करेगा, पेन से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा डब्बा बना देगा, ना स्केल उठाएगा, ना इरेजर उठाएगा, ना कुछ करेगा, ऐसी पेन से बना देगा। पेंसिल लेके गया तो लेके किसी से मांग लेगा भीख में, फिर पेंसिल से बना देगा, आधी चीज़ें छोड़ देगा। हैं, विशाखापट्टनम यहाँ प्लॉट करना है, विशाखापट्टनम जम्मू कश्मीर में प्लॉट करके आ जाएगा, कुछ भी कर देगा, उसे कुछ नहीं पता। ज्योग्राफी के अंदर बस मैप को घूर लिया। नहीं जी, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें तुम आलस करते हो। भाई सिंपल सी बात है, जिसको स्कोर करना है वही सारी की सारी मेरी बातों को अप्लाई करेगा। आप देखना, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बहुत आलस करते हैं। मत करो आलस, क्योंकि आपके आलस की वजह से ही एक आपकी जो स्पीड है वो नहीं बढ़ती है, दूसरा आपको ढंग से याद नहीं हो पाता क्योंकि आपने बस देख लिया उसको। ऐसे नहीं होता है, उसके न्यूरॉन्स तो बने ही नहीं, साइनेप्टिक कनेक्शन तो बना ही नहीं, न्यूरल एक्टिवेशन तो हुआ ही नहीं, रिकॉल तो हुआ ही नहीं, फिर कैसे याद आएगा। अगली अगेन सबसे बड़ी गलती, क्योंकि गलती इतनी सारी है मैं क्या करूं, सारी गलतियां इतनी बड़ी हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना तक नहीं आता आप लोगों को। जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था तो मैं यूट्यूब से एक टीचर से पढ़ता था, यूट्यूब पे उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी जो मैंने अपने खुद के जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे मैंने उनको भी समझाया, और मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों से भी शेयर कर चुका हूँ किसी वीडियो में। तो हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा करो, पहली बारी में स्लो रीड किया करो, पहले क्वेश्चन की आत्मा को तो समझ लो, क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये पूछा ये निकालना, उसमें आपको ये नहीं पता होता क्या यूनिट में पूछा है, आपको ये नहीं पता होता कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको कुछ नहीं पता, अरे यार शिट यार इसमें ये करना था, पेपर के बाद ये कर रहे होते हो तुम लोग। क्यों? पहले आराम से क्वेश्चन को, कहीं कुछ नहीं हो रहा भाई, कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं कोई तो कमेंट सेक्शन में लिख रहा था 2026 आ गया, दुनिया खत्म, पता नहीं क्या, कुछ खत्म नहीं हुआ भाई। आप पहले स्लो रीडिंग दो, पहले क्वेश्चन की आत्मा को समझो, पहले जान लो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, वो क्यों पूछना चाहता है, उसकी दिक्कत क्या है, उसकी परेशानी को समझो सवाल के। अगर आप क्वेश्चन को उस इंसान की तरह नहीं लोगे ना जो बहुत दर्द में है, तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहली दूसरी बारी में अपने हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करके देखो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उसके बाद एक बार और आप रीड कर सकते हो, उसमें आप जल्दी रीड कर सकते हो, उसमें आप वैल्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। कोई ऐसी डिटेलिंग वाली चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी उन चीज़ों पे फोकस करो। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, जितनी आराम से और जितने डेप्थ में आप क्वेश्चन को समझोगे उतने ही अच्छे से आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे, एंड दैट टू अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है। तो अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को हाइप कर देना।
हाइप करने से क्या होता है, यूट्यूब को पता चलता है कि यार ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को एक हाइप दे देते हैं। हाइप देने से क्या होगा, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और उनको भी हेल्प मिलेगी। वंस यू हैव अ फीलिंग दैट यू आर रेडी एंड यू हैव कंप्लीटेड मोर देन 80% और 90% ऑफ योर सिलेबस, और आपने सैम्पल पेपर्स भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, तो अब वक्त है 3 घंटे वाला माहौल बनाओ। चाहे अपने ट्यूशन में जाओ, चाहे कुछ भी करो भाई, आप तुम घर में बैठो, अपने घर वालों को बोलो कि भैया मुझे डिस्टर्ब मत करना, और उस टाइम पे बैठो जिस टाइम पे आपको लगता है कि यार ये टाइम मेरे लिए बिल्कुल सही है। और घर वाले वैसे भी परेशान नहीं करते हैं, जब पता है कि भैया ये नालायक है, नहीं पढ़ेगा तो पता नहीं इसका क्या होगा। आप अपना माहौल बना लो पूरा, बेड पे मत बैठो, प्लीज़ ट्राई करो कि टेबल और चेयर ले लो, ठीक है, और बैठो, टाइमर लगाओ 3 घंटे का और स्टार्ट करो सॉल्व करना। लैंडस्केप वाली आंसर शीट ले आओ, वैसा वाला माहौल दो, क्योंकि आप अपने दिमाग को उसी तरीके से ढाल रहे हो कि ऐसा ही होगा। कुछ सैम्पल पेपर्स छोड़ देना फुल लेंथ के लिए, उनको देखना तक मत, क्योंकि एक बार देख लिया तो पता चल जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता ना। उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, आप अपनी टाइमिंग के ऊपर काम कर पाओगे, अपनी एक्यूरेसी चेक कर पाओगे, अपनी स्पीड चेक कर पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। हर बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ बच्चे सेक्शन सी पहले करते हैं, फिर डी करते हैं, फिर ई करते हैं, फिर बी करते हैं, फिर ए करते हैं। कुछ बच्चे पहले एमसीक्यू करते हैं, फिर बी सी डी नॉर्मल चलते हैं। कुछ बच्चे पहले बी करते हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी। कुछ बच्चे सेक्शन ई सबसे पहले कर लेते हैं। हर बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी एक दूसरे के ऊपर मत थोपो, भाई ये कर ले, ये आसान होता है, ये सेक्शन पहले, नहीं। हर बच्चे का अपना खुद का कंफर्ट जोन होता है, अपना कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश करो। और ये तभी होगा जब जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके सैम्पल क्वेश्चंस लगाओगे और उसके बाद फिर 3 घंटे का पेपर देना स्टार्ट करोगे। और ये आपको जल्दी करना है। जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी के शुरुआत के जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता है उसके अंदर आपके पास टाइम है अपने ऊपर काम करने का, फुल लेंथ की स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। क्योंकि बस अब आप उस वक्त छोटी छोटी चीज़ों पे काम करोगे, स्पीड पे काम करोगे, अपनी टाइमिंग पे काम करोगे। तो ये जो 3 घंटे वाला आप टाइमर लगा के टेस्ट दोगे, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है अपनी स्पीड पे, अपनी एक्यूरेसी पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है। एक बार आपको पता चल जाएगा ना 3 से 4 फुल लेंथ देने के बाद कि यार मुझे कंफर्ट कहाँ लगता है, सेक्शन बी पहले करने में लगता है, तो हम ऐसे करेंगे। और अपने आप को फ्लेक्सिबल ज़रूर रखना, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही करूँगा या करूँगी पेपर में भी, क्योंकि अगर मान लो आप एक्चुअल पेपर जो आप देखो जिस दिन आपका एग्जाम है, आपको लगे कि यार ये क्या हो गया, सेक्शन सी तो मुझे पहले करना था मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, पर सेक्शन सी ने तो फाड़ के रख दी मेरी, सेक्शन बी ज़्यादा आसान है, तो आपको तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने में ज़रा भी कतराना मत। आपको लगे कि भाई जितनी मैंने मेहनत करी थी स्ट्रैटेजी पे उसको हटाओ, ये नई स्ट्रैटेजी है मेरी, और ये आप उसी वक्त बनाओगे। शुरुआत का जो 15 मिनट मिलते हैं ना, 10-15 मिनट मिलते हैं पेपर को निहारने में, उस वक्त ये स्ट्रैटेजी बना लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और मैंने ये पहले भी शेयर किया था कि अपने कम से कम एक दिन में आप 3 घंटे के 2 पेपर दो। अगर आप 1 दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 दोगे तो बेटर रहेगा। उसमें आपको क्या करना है, 3 घंटे का पेपर देने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, खाओ पियो ऐश करो, उसके बाद बैठो और एनालाइज करो। सिर्फ गलत क्वेश्चन को सही मत करो कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, नहीं। जो सही सवाल करे हैं उनमें भी तो कहीं अटके थे, आंसर तो निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, खुश मत हो। अटक सकते हो दोबारा, यहां बैठ के देखो, आंसर तो मैंने निकाल लिया, अपने आप को 4 में से 4 तो दे रही हूं, लेकिन इसके अंदर मुझे कितनी देर लगी थी सॉल्व करने में, मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, मैं तो वैल्यू गलत डाल दी थी पहले, मुझे तो बाद में याद आया लाइन की इक्वेशन ये होती ही नहीं है। समझ रहे हो? उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना जिसमें आप अटक गए थे, जिसमें आप रुके थे, जिसमें आपने बहुत देर लगा दी थी। सिर्फ सही सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, कितनी जल्दी हमने सॉल्व करा। और अगर वही क्वेश्चन दोबारा बोर्ड एग्जाम में आ गया और फिर अटक गए तो क्या होगा? गए। इसीलिए बहुत बारीकी से इस पूरी वीडियो को देखो, समझो, ध्यान दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने आप को और एक अलग लेवल पे लेके जाना है तो आप दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ाओगे सामने वाले बंदे को, समझाओगे, उतना ज़्यादा आपके खुद के न्यूरॉन्स भी बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को बोल रहे हो ये वाला डेटा निकाल, मुझे अपने दोस्त को पढ़ाना है, समझाना है। वो दिमाग बोलेगा ये लो सर ये वाली फाइल, फिर आप बोलोगे नहीं अब ये वाली फाइल निकाल के दे, वो तब भी वो वाली फाइल निकाल के देगा। तो दिमाग को पता चलेगा कि भाई बार बार ये वाला डेटा फेच किया जा रहा है, तो उसको प्रायोरिटी पे रखना है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी चीज़ में माहिर बनना है तो उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दो। उसके पीछे का न्यूरो साइंस
सीक्रेट यही है। आप किस चीज से डील करते हो, आपको किस चीज से दिक्कत आती है, मुझे जानना है। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं अब यहां से उठाऊंगा आप लोगों से, उतना ज्यादा मैं बैठ करके उनके ऊपर रिसर्च कर पाऊंगा और देख पाऊंगा कि ऐसी गलतियां क्यों होती हैं। चाहे एक बंदे ने भी कमेंट करा और मुझे लगा कि यार ये वाली प्रॉब्लम बहुत यूनिक है और ये बहुत सारे बच्चे फेस करते होंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो बनाने का एक ही तरीका है, जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक आएंगे मैं उसी कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं देखता रहूंगा। और अगर मुझे लगेगा कोई कमेंट वैल्यूएबल है, कोई प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।